नमस्कार साथियों, मैं पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का अपना जो सेशन है वो है बैंकिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो थर्ड ग्रेड का जो अपना सिलेबस चल रहा है उसे अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत में नोट निर्गमन व केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करता है? बैंकिंग सेक्टर में हर कंट्री का एक सेंट्रलाइज्ड बैंक होगा, केंद्रीय बैंक होता है जो नोट निर्गमन और उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी को और क्रेडिट पॉलिसी को और गवर्नमेंट के कार्य को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली उत्तरदायी होती है। और अपने यहाँ पे जो नोट निर्गमन का और केंद्रीय बैंक का जो कार्य वो कौन करता है? वो कार्य करता है अपने यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो नोट निर्गमन व केंद्रीय बैंक का कार्य करता है। रिजर्व बैंक जो है वो नोट निर्गमन का कार्य करता है, केंद्रीय बैंक का कार्य करता है साख निर्माण का कार्य करता है, साख नियंत्रण का। इसके अलावा मौद्रिक नीति का निर्माण और मौद्रिक नीति का संचालन जो है वो भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। सरकार के बैंकर के रूप में भी आरबीआई ही कार्य करता है, सरकार का बैंक या बैंकर। बैंकों का अंतिम ऋणदाता के रूप में भी बैंकों का अंतिम ऋणदाता के तौर पे भी आरबीआई ही कार्य करता है। तो सभी बैंकिंग सेक्टर को पूरा मतलब फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत बैंकिंग सेक्टर जो है उसको पूरा का पूरा कंट्रोल नियमन जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सेकंड, कैपिटल मार्केट जो होता है आपका शेयर मार्केट, उसका कंट्रोलिंग जो सिस्टम पूरा का पूरा सेबी के पास में। इंश्योरेंस सेक्टर है उसको इरडा कंट्रोल करता है। तीनों कंट्रोलिंग बॉडी है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आरबीआई है जो नोट निर्गमन का और सेंट्रल बैंक का प्लस जो क्रेडिट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी उनको भी कंट्रोल और बनाने का कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? जब व्यापारिक बैंक के साख मींस की जो क्रेडिट मार्केट में उधार देती है व्यापारिक बैंक, उसका नियंत्रण कौन करता है? क्योंकि बिना नियमन और नियंत्रण के क्या है कि सबकी अलग अलग पॉलिसी रहेगी, तो उसमें दो चीजें होती है कि एक तो बैंक के डूबने के चांसेस भी ज्यादा रहता है कि बिना कंट्रोल और बिना किसी आधार के अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो उसकी रिकवरी भी मुश्किल होती है। जिसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल आपका 2008 एंड 9 के अंदर लेमन ब्रदर्स का हुआ था, जिसमें उसने इस तरह से लोन बांटे थे कि जो प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया था उन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू से एडिशनल फाइनेंस कर दिया था, जिसकी वजह से वो बैंक इंसॉल्वेंट हुआ था। तो इसलिए साख का नियंत्रण जरूरी है कि वो प्रॉपर वे में हो और जो उसके साथ में जिस सिक्योरिटी के साथ में वो लोन दे रहा है वो सिक्योरिटी की वैल्यू भी आपके लोन की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। प्लस अनरीजनेबल इंटरेस्ट रेट भी नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट है वो भी सही होनी चाहिए, ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेकर भी कस्टमर्स के साथ में भी उसके साथ में भी वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसका नियंत्रण या नियमन जरूरी होता है। तो व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित जो साख होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है कि कितना देना है, किस सेक्टर में कितना देना है, कितना मार्जिन रखना है, क्या इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन रहेगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट का वेरिएशन दिया जाता है कि जैसे 1% टू 2% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट रखनी है, तो उसमें आप बीच में रख सकते हो, ना तो इससे ज्यादा जा सकते हैं ना इससे कम जा सकते हैं। इसलिए कंपटीशन को भी मैनेज करना जरूरी होता है, प्लस साख भी सही रास्ते पे और सही जगह जाए, गलत तरीके के लिए भी साख ना दी जाए, इसके लिए आरबीआई के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। कौन सा काम है जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? नोट निर्गमन का कार्य करता है, बिल्कुल करता है। बैंकों का बैंक है, बिल्कुल है। सरकार का बैंक है, बिल्कुल है। जनता से जमा स्वीकार करने का कार्य आरबीआई का नहीं है। आरबीआई कभी भी डायरेक्ट पब्लिक के साथ डीलिंग नहीं करती है। आरबीआई जो डीलिंग करती है वो बैंकों के थ्रू करती है, बैंकों के साथ में डीलिंग करती है, ना कि जनता के साथ में सीधा डीलिंग। तो आरबीआई के द्वारा जनता से जमा स्वीकार कभी भी नहीं की जाती है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपए के सिक्के तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? नोट निर्गमन का कार्य जिसमें 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए का नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और भारत सरकार के बिहाफ पे आरबीआई इनका वितरण करती है। लेकिन 1 रुपए के और 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है?
वित्त सचिव का साइन होता है। किसका साइन होता है? वित्त सचिव का साइन होता है 1 रुपए के नोट पे। बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी सभी जो मुद्रा है वो सारी की सारी मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। बट 1 रुपए का नोट है वो भारत सरकार के द्वारा वित्त सचिव के साइन से जारी किया जाता है। सिक्कों का जो है वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, बट सरकार के बिहाफ पे आरबीआई के द्वारा ही वितरण किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है? पहले जुलाई से जून थी और अभी आपकी अप्रैल टू मार्च ही है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? जब नोट निर्गमन किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, जब नोट निर्गमन किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कोष रखा जाता है। और अपने यहाँ पे अभी जो कोष प्रणाली है वो है न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, जिसमें आपको 200 का कोष रखना जरूरी है। 200 करोड़ का कोष रख के आप कितने भी नोट जारी कर सकते हो कि मिनिमम आपको 200 करोड़ का कोष रखकर जितना चाहो उतनी आप वो है मुद्रा निर्गमन कर सकते हो। अब इसमें से 115 करोड़ का जो है आपका क्या है? गोल्ड, और 85 करोड़ का जो है 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति, विदेशी करेंसी और प्रतिभूति, विदेशी करेंसी और प्रतिभूति है। तो गोल्ड कितना रखना पड़ता है? 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति और करेंसी रखकर आप चाहे जितनी मुद्रा निर्गमित कर सकते हो। तो गोल्ड जो है वो आपके कितना है? 115 करोड़। टोटल कोष जो न्यूनतम कोष है वो आपका 200 करोड़ रुपए रखकर न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत आप चाहो जितनी मुद्रा निर्गमन कर सकते हो। 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली को लागू किया गया था। पहले अनुपातिक कोष प्रणाली थी, उसके बाद में 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली, और उसमें भी 1957 में उसको कम करके मिनिमम जो न्यूनतम है वो 200 करोड़ कर देगा, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? जो भारतीय करेंसी नोट है उसके ऊपर कितनी भाषाएं हैं वो मुद्रित होती है? कुल 15 भाषाएं उसमें मुद्रित होती है। आप नोट निकाल कर गिन के देख लीजिए कि कितनी भाषाएं टोटल। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 3 प्रेसिडेंसी बैंकें थी, मद्रास, चेन्नई और बॉम्बे। उन तीनों को मिलाकर 1925 में 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी केंद्रीय बैंक के तौर पर स्थापित करने के लिए, लेकिन वो पूर्णतया सक्सेस नहीं हुई थी। बाद में इंपीरियल बैंक को 1955 में 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित करके एक नेशनलाइज्ड बैंक के रूप में स्टेब्लिश किया गया था। 1921 में प्रेसिडेंसी बैंकें जो थी मद्रास, चेन्नई और मुंबई, उन तीनों को मिलाकर मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे जो है उन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी केंद्रीय बैंक के तौर पे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सकी क्योंकि इंपीरियल बैंक को केवल साख कंट्रोल का कार्य दिया गया था, मुद्रा निर्गमन का कार्य उस समय की जो सरकार थी उस सरकार ने अपने पास में रखा था, जो पूर्णतः सक्सेस नहीं हो सका। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में अवधि में की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना भारत में संस्थागत कृषि के क्षेत्र में विशेष तौर से ऋण देने के लिए और उनको पुनर्वित्त और उनके नियमन के लिए स्टेब्लिश किया गया था 1982 में। कब किया गया था? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना में इसका अवधि में इसका निर्माण किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते? जो रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उन ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष तरह से छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्योग और कृषि को वित्तीय सहायता देने के लिए 1977 के बाद में इनको स्टेब्लिश करना शुरू किया गया था नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। किसके? नरसिम्हन समिति की सिफारिश के ऊपर। और इनको जो है राष्ट्रीयकृत बैंक जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, जिसमें आपके भारत सरकार और राज्य सरकार और बैंक तीनों का हिस्सा रहता है, तीनों का हिस्सा थोड़ा थोड़ा रहता है। और इनको पुनर्वित्त के द्वारा नाबार्ड के द्वारा पुनर्वित्त की सुविधा भी मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात मींस की सीआरआर जो होता है
वो बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग नकद के रूप में आरबीआई के पास में रखना पड़ता है, जिसको सीआरआर या नकद कोषानुपात बोलते हैं। अगर उसमें कमी की जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा साथ में? कमी की जाती है इससे मतलब कि बैंकों के पास में अतिरिक्त कोष रहेगा मार्केट में ऋण देने के लिए, साख सर्जन के लिए, तो उससे साख सर्जन में क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगी। जब भी इसमें कमी होने पर वृद्धि होगी और इसमें अगर वृद्धि होती है तो आपकी साख क्षमता में क्या होगा? साख में कमी आएगी और कमी होने पर साख में वृद्धि होगी, विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक समीक्षा 2024-25। आपको 700 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं टेस्ट की फॉर्म में, जो आपको मैया पाठशाला पे उपलब्ध हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी एग्जाम राजस्थान का दे रहे हैं उसमें सभी में आर्थिक समीक्षा आ रही है। और अपना जो एपी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, जो एपी वाला जो पेपर हुआ था उसमें अपने 20 में से 13 क्वेश्चन अपने इसी टेस्ट सीरीज में से आए थे। तो अगर किसी भी भाई को तैयारी करनी है तो अच्छे से इससे तैयारी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म जो सरकारी प्रतिभूति होती है उसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म जो सरकारी प्रतिभूति होती है उसको ट्रेजरी बिल बोलती है। भारत सरकार के बिहाफ पे आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं और स्पेशली इसका यूज किया जाता है मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। क्या किया जाता है? मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ट्रेजरी बिल का ज्यादा से ज्यादा यूज आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ही किया जाता है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जिसकी मैक्सिमम अवधि आपकी 364 डेज होती है। डिस्काउंट के बेस पे बट्टे पे निर्मित किया जाता है। किस पे? डिस्काउंटेड रेट पे जारी किया जाता है। मींस कि अगर 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है तो उसको 95 पे जारी किया जाएगा और मेच्योरिटी पे आपको पूरा 100 मिलेगा। तो जो डिफरेंस, जो डिस्काउंट दिया गया वही डिस्काउंट आपका इंटरेस्ट मार्जिन रहेगा। नेक्स्ट आपका भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? अगर आरबीआई के द्वारा बैंक रेट कम की जाती मींस की इंटरेस्ट रेट डाउन होगी, और इंटरेस्ट रेट जब डाउन होती है तो मार्केट में क्रेडिट की सप्लाई है वो बढ़ती है, तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। क्या होगा? बाजार में तरलता है वो बढ़ जाएगी, जिससे अतिरिक्त लोन देने की क्षमता बैंकों की विकसित होगी। बैंक दर वह दर होती है जिसपे आरबीआई बैंकों के प्रथम श्रेणी मींस की जो सिक्योर्ड जो बिल होते हैं उन बिलों को बुनाकर उनके अगेंस्ट में लोन देती है। कि आरबीआई के द्वारा प्रथम श्रेणी के बिलों पर वाणिज्यिक बैंकों को जो लोन दिया जाता है उसको बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट आपका खुले बाजार की कार्रवाई में समाहित होती है। खुले बाजार की क्रियाएं, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है वो आरबीआई के द्वारा मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और इसमें स्पेशली आपके ट्रेजरी बिल को खरीदना और बेचने का ही कार्य होता है। जब मनी की सप्लाई को कम करना होता है तो आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिलों को बेचा जाता है, और जब मनी की सप्लाई को बढ़ाना होता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिलों को खरीदा जाता है ताकि मनी की सप्लाई बाजार में ज्यादा से ज्यादा हो। तो साख नियंत्रण की ये परिमाणात्मक विधि जो है वो है। गुणात्मक विधियों में से मींस कि उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होगा, केवल उसकी क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दिया जाएगा। और परिमाणात्मक विधि वह विधि होती है जिसमें आपके मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो है वो टूल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट या वेरिएशन आएगा। रेपो दर का क्या अर्थ है? रेपो दर क्या है? रेपो दर जो है वो शॉर्ट टर्म में बैंकों के द्वारा इस तरह की प्रतिभूतियों पर आरबीआई से लोन लिया जाता है, इस शर्त के साथ में कि कुछ समय के बाद में वो उन प्रतिभूतियों को वापस लेकर अपना लोन रीपेमेंट कर देंगे। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में वाणिज्यिक बैंकों को इस शर्त पर अस्थायी ऋण की सुविधा देता है कि एक लघु अवधि के भीतर प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करेंगे। क्या करेंगे? वापस अपने प्रतिभूतियों को, लोन को चुकाकर अपनी प्रतिभूतियां वापस ले लेंगे। उस कंडीशन को जो बोलते हैं वो रेपो दर बोलते हैं। और वर्तमान में जो मार्केट में मनी की सप्लाई का जो कंट्रोल किया जाता है वो रेपो दर के द्वारा ही किया जाता है। इससे पहले बैंक दर के आधार पर मनी की सप्लाई पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कंट्रोल रहता था। अभी वर्तमान में रेपो रेट के आधार पे करीब करीब बैंकों की इंटरेस्ट रेट भी रेपो के साथ में लिंक्ड है। जब भी इसमें कम या ज्यादा होगा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बैंकों की भी चेंज होगी।
निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक द्वारा प्रयुक्त साख की गुणात्मक नियंत्रण विधि कौन सी है? गुणात्मक मीन्स की जिसमें क्वालिटी में परिवर्तन हो, ना कि उसकी मात्रा में परिवर्तन हो। क्वालिटी में जहां पे परिवर्तन या चेंज आएगा उसको गुणात्मक विधि बोलते हैं। जहां पे मात्रा से संबंध रहेगा वहां पे वो परिमाणात्मक या मात्रात्मक विधि उसको बोलते हैं। बैंक दर व रेपो दर मात्रात्मक या परिमाणात्मक। खुले बाजार की क्रियाएं वहां पे भी मनी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। वैधानिक तरलता अनुपात भी परिमाणात्मक या मात्रात्मक। उपभोक्ता साख का नियमन, यहाँ पे उपभोक्ता की साख को कंट्रोल किया जाता है कि उसको एक सीमा निर्धारित की जाती है कि इसको इतना दे सकते हो आप, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए भी, या फिर आप उसमें देख सकते हो कि किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी उद्योग के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए सीलिंग लगा दी जाती है कि इससे ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते। इंडिविजुअल व्यक्ति को या पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री सेक्टर को कितना लोन देना उसकी सीमा लगा दी जाती है, जिसको बोलते हैं साख नियमन। तो साख नियमन जो है आपकी गुणात्मक विधि है। नेक्स्ट आपका, जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना होता है तो केंद्रीय बैंक क्या करती है? साख का विस्तार करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करेगी कि जो भी उसके कंट्रोल में जो होता है, इंटरेस्ट रेट का हो या जो कोषानुपात जो रखे जाते हैं, उनका फंड जो रखे जाते हैं, उनमें कमी की जाती है। और जब भी आपको उसमें साख में कमी करनी होगी तो उनमें बढ़ोतरी की जाती है। इनवर्स रिलेशनशिप इन बिटवीन इंटरेस्ट रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसी क्रियाएं या जो आपके फंड जो रखे जाते हैं आरबीआई के पास में, उनको उनके बीच में। तो जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना है, बढ़ाना है, तो क्या करेगी? खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है, खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदता है, बैंक दर बढ़ाता है, बैंक दर बढ़ाने से कम होगी। नकद कोषानुपात को बढ़ाता है तो भी आपकी साख में कमी होगी। अब बचा खुले बाजार में प्रतिभूतियां जब बेचता है, बेचेगा तब क्या होगा? आरबीआई के पास में पैसा आएगा, जनता के पास में प्रतिभूतियां जाएगी, तो इससे भी कमी आएगी। खुले बाजार में प्रतिभूतियां जब खरीदेगा तो प्रतिभूतियां आरबीआई के पास में आएगी और पैसा किसके पास में? जनता के पास में। तो यहाँ पे इससे साख का विस्तार होगा। क्या होगा? प्रतिभूतियां जब खरीदता है तो साख का विस्तार होता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? वर्तमान में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। बैंक साख का सर्जन करते हैं। बैंक जो साख क्रिएट करते हैं, क्रेडिट जो मार्केट में जनरेट करते हैं, वो किसके आधार पे करते हैं? कुछ ना कुछ होगा तभी तो वो लोन देगा। तो किसके आधार पे? अपनी नकद जमाओं के आधार पे साख का सर्जन करते हैं। और वो मल्टीपल व्युत्पन्न डेरिवेटिव जमाएं जैसे होती जाती है वैसे वैसे साख बढ़ती जाती है। मीन्स कि आपके पास में 100 रुपए है, 100 रुपए में से जो कंपलसरी जो आपका जो रेशियो अनुपात, जो कोषानुपात, जो नकद कोषानुपात है या वैधानिक तरलता अनुपात है, उनको जैसे मान लो 20 रुपए टोटल है तो वो रखने के बाद में वो 80 रुपए का लोन देगा। कितना देगा? 80 रुपए का। अब इस 80 रुपए को जिसको भी लोन दिया उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो यहाँ पे वो इसके पास में फिर से 80 रुपए हो गई जमा। इसमें से फिर 20 रुपए मीन्स की 20% में से 16 रुपए रख के 64 रुपए फिर लोन पे दे देगा। इस तरह से वो बढ़ता जाएगा हर बार। तो इस तरह से वो साख जो है वो जमा के आधार पर, नकद जमाएं जो होती है उनके आधार पर उनका सर्जन करते हैं। चयनात्मक साख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपकी गुणात्मक साख विधि है उसी का सब पार्ट है चयनात्मक साख विधि की। चयन का ऑप्शन दिया जाता है, उसमें जो आपके है मार्जिन निर्धारण किया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्जिन निर्धारण इसलिए किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लोन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो मार्केट में उसके एडिशनल या एक तरफा ना हो सके उसके लिए। तो संवेदनशील वस्तुओं की जमाखोरी, सरकारी क्षेत्र में बैंक साख को कम करना, चयनात्मक आधार बैंक साख देना, शेयरों की सट्टा व जमाखोरी को रोकना। तो संवेदनशील वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए उन पर्टिकुलर वस्तुओं के लिए मार्जिन जो है वो अतिरिक्त कर दिया जाता है, जिससे उन लोगों को कम लोन मिलता है तो वो अतिरिक्त जमा करने के लिए उनके पास फंड की कमी रहेगी, इसलिए। नेक्स्ट आपका साख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित है कीमत स्तर में स्थिरता, विनिमय दरों में स्थिरता, आय व रोजगार में उच्च स्तर पर स्थिरता, तीनों सही है। साख नियंत्रण का उद्देश्य यही होता है, अल्टीमेट फाइनल उद्देश्य, कि देश के विकास में वो योगदान दे सके। नेक्स्ट आपका कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? साख निर्माण का है, नोट निर्माण का कार्य केंद्रीय बैंक का, ऋण प्रदान करने का है, आंतरिक विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन भी है। नोट निर्माण का कार्य किसका है? आरबीआई का। किसका है? आरबीआई का। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय नहीं है? कौन सा उपाय जो है वो मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपाय नहीं है? खुले बाजार की क्रियाएं मात्रात्मक है, नैतिक दबाव नहीं है,
बैंक दर है और नकद कोषानुपात में परिवर्तन ये भी मात्रात्मक है। तो मात्रात्मक उपाय कौन सा है? नैतिक दबाव जो है वो आपका गुणात्मक उपाय आता है। किसमें आता है? गुणात्मक या क्वालिटिव मेथड में। निम्न में से किसके द्वारा केंद्रीय बैंक शाख पर नियंत्रण रखता है? किसके शाख पर नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है? खुले बाजार की क्रियाओं से होता है, नकद कोषानुपात में परिवर्तन करके भी कर सकते हैं, बैंक दर और रेपो दर में परिवर्तन करके भी आरबीआई जो है, केंद्रीय बैंक जो है वो शाख पर नियंत्रण कर सकता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है? गुणात्मक विधि कौन सी नहीं है? मार्जिन आवश्यकता गुणात्मक विधि है कि मार्जिन एक डिसाइड कर दिया कि लोन जो है आपकी कोलेटरल वैल्यू जो है उसका 90%, 60%, 80% जो लोन है उतना ही मिलेगा, तो वो मार्जिन बाकी का डिफरेंस है वो मार्जिन उसको खुद को पे करना होता है। अगर कोई होम लोन ले रहा है और उसको बोलते हैं कि 90% तक आपको लोन मिल जाएगा, मींस कि 10% जो मार्जिन है वो आपको खुद को अपनी तरफ से पे करना होगा। तो इसी तरह से जो मार्जिन निर्धारण है वो गुणात्मक विधि है। नैतिक दबाव मींस कि वो ऊपर बैंकों के ऊपर एक प्रेशर बनाती है कि भाई इस तरीके से आप काम करो नहीं तो आपके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाएगी, वो जो वार्निंग दी जाती है इस तरह से। उपभोक्ता शाख पर नियंत्रण की मतलब पर्टिकुलर एक उपभोक्ता को इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि इतना ही आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या इस पर्पज के लिए आप इतना ही लोन दे सकते हो। नकद कोषानुपात में परिवर्तन जो है वो आपका मात्रात्मक या परिमाणात्मक मेथड है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा शाख नियंत्रण का मात्रात्मक तरीका नहीं है? मात्रात्मक तरीका कौन सा नहीं है? बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात, तीनों आपकी मात्रात्मक है। मार्जिन निर्धारण जो है आपका कौन सा है? गुणात्मक या गुणात्मक मेथड। निम्न में से कौन सा मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं है? मुद्रा की सप्लाई से संबंधित कौन सा भाग नहीं है? जनता के पास रखी हुई करेंसी है, व्यापारिक बैंकों के पास रखी गई जनता की मांग है, सरकार बैंकों के पास में रखा हुआ मुद्रा का स्टॉक है, व्यापारिक बैंकों के पास रखी हुई सावधि जमा। सावधि जमा जो है वो मुद्रा की पूर्ति में नहीं आता, वो M4 में आता है, M3 में नहीं आता इसमें। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किस सर्वग्राह्यता प्राप्त, कौन सा ऐसा है जो सब जगह स्वीकार्य है? ऐसा कौन सा है जो सब जगह स्वीकार है? बैंक ड्राफ्ट सब जगह स्वीकार नहीं किया जाता है, विनिमय बिल भी सब जगह नहीं किया जाता, डेबिट कार्ड भी कोई लेता है कोई नहीं लेता, मुद्रा है वो सब जगह स्वीकार्य है। सर्वग्राह्यता का जो गुण है वो केवल मुद्रा में। आजकल तो अभी डेबिट कार्ड भी बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन सर्वग्राह्यता का गुण अभी भी उसमें नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में शाख का विस्तार करना होता है तो केंद्रीय बैंक क्या करता है? जब शाख का विस्तार करना है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? प्रतिभूतियों को क्या करेगा? क्रय करता है। क्या करता है? प्रतिभूतियों को खरीदेगा, जिससे प्रतिभूतियां आरबीआई के पास में और करेंसी या पैसा या मुद्रा जो है वो जनता के पास में जाएगी। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मौद्रिक नीति जब अधिक प्रभावी होती है जब निवेश की ब्याज लोच कम होती है। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। जब निवेश जो इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है वो जब कम होगा ना तब मौद्रिक नीति आपकी ज्यादा प्रभावी होगी, क्योंकि वो बैंकों पे निर्भरता ज्यादा होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। राजकोषीय नीति तब अधिक प्रभावी होती है जब भी इन्वेस्टमेंट की जो ब्याज लोच है वो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा होगा। तो ये आपका ऑप्शन है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट आपका, भारत में रिजर्व मुद्रा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? रिजर्व मींस की हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं? जिसमें जो बैंकों के पास में और जनता के पास में करेंसी और बैंकों के पास में जो जमा रहती है, जिसको आरबीआई को रिजर्व के तौर पे उसका कुछ ना कुछ पार्ट रखना पड़ता है। तो उस मुद्रा का सबसे ज्यादा पार्ट है वो कौन सा होता है? वो होता है प्रचलन में जो मुद्रा है ना जनता के पास में, वही सबसे ज्यादा होती है। 50% प्लस जो है वो चलन में मुद्रा ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वाधान में बनाए गए उत्पादों में से एक नहीं है? जो मुद्रा योजना जो है उसमें शिशु है, तरुण है, किशोर है और एक अभी नया वेरिएंट आ गया है पिछले बजट में, तरुण प्लस। तरुण प्लस शिशु जो आपका है अप टू 50,000, किशोर आपका 50,000 1 टू 5 लाख तक, तरुण आपका जो रहेगा वो 5 लाख 1 टू 10 लाख तक, और तरुण प्लस जो है वो 10 लाख रुपए टू 20 लाख तक। ये 4 कैटेगरी अभी मुद्रा की है। शिशु, तरुण, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। 50,000 तक शिशु,
50,000 से 5 लाख तक किशोर, 5 लाख से 10 लाख तक तरुण और 10 लाख से 20 लाख तक आपका तरुण प्लस। नेक्स्ट आपका है, भारत में कृषकों के लिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना इस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी। केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने के पीछे लॉजिक क्या था, किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? उनकी कृषि व अन्य जरूरतों के लिए बैंकों से समय पर पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने के लिए केसीसी की शुरुआत की गई थी। निम्न में से नाबार्ड का कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? नाबार्ड का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? पुनर्वित्त प्रदान करना सही है, संस्थागत विकास सही है, ग्राहक बैंकों का निरीक्षण करना यह उसका मुख्य कार्य नहीं है, कृषिगत ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों का नियंत्रण ये भी कोशिश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना की विशेषताओं में से एक नहीं है? कौन सी है जो जनधन खाते जो खोले जाते हैं उनकी विशेषता नहीं है? जनधन खाते में कोई न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत बिना किसी अन्य खाते वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में एक बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोला जा सकता है। किसके द्वारा? अन्य खाते वाले व्यक्तियों के बिना किसी अन्य खाते, जिसका खाता नहीं है वही खुलवा सकता है, जिसका ऑलरेडी अकाउंट है वो जनधन में अकाउंट नहीं खुलवा सकता। 28/8/2018 के बाद खोले गए खातों के लिए जनधन खाता धारक को जारी किए गए रुपए कार्ड के साथ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है। उससे पहले जारी किए गए पे 1 लाख का दुर्घटना बीमा होता है। पात्र खाता धारक के लिए 20,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उपलब्ध है, ये गलत है। इसमें ओडी जो सुविधा है वो 10,000 रुपए तक की उपलब्ध है, उसके अंतिम 6 महीने के लेन देन के आधार पर। निम्न में से कौन सा घटक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का दीर्घकालीन क्रेडिट सीमा भाग को दर्शाना? कौन सा? लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा है? फसल कटाई शॉर्ट टर्म, उत्पाद विपणन ऋण शॉर्ट टर्म, कृषि संबंध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण आवश्यकता है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से संबंधित होती है। नेक्स्ट आपका, ई बैंकिंग की सफलता किस पर निर्भर करती है? ई बैंकिंग बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली, बिल्कुल। जोखिम में निगरानी प्रबंधन, अद्यतन दोष रहित सॉफ्टवेयर और बैंक का दायित्व, अगर चारों चीजें होती है तो आपकी तो ई बैंकिंग जो सुविधा है वो ज्यादा से ज्यादा सफल होगी। सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों के साथ सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। संगठन का नाम और स्थापना का वर्ष। आईडीबीआई 1964, आईसीआईसीआई 1955, एलआईसी 1956 और एसआईडीबी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, सीडीबी जो है वो आपकी 1990 में। तो फर्स्ट में 4, सेकंड में 2, थर्ड में 1 और फोर्थ में 3। आईडीबीआई की स्थापना 1964, आईसीआईसीआई 1955, एलआईसी 1956 और सीडबी जो आपकी है 1955। एनईएफटी से क्या है? एनईएफटी और आरटीजीएस दो होता है आपकी, आरटीजीएस और एनईएफटी। ये आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है वो आरटीजीएस को फुल फॉर्म है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता या सलाहकार कौन होता है? मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन होता है? आरबीआई के द्वारा ही सलाह दी जाती है और आरबीआई के द्वारा ही उसमें फाइनेंशियल सुविधा अगर चाहिए तो वो दी जाती है। तो ये थे आपके बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।